गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं टेलीविज़न के बारे में। टेलीविज़न जो है वो एक सहायक सामग्री कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दूरदर्शन जो है वो कैसा यंत्र है जिसमें हम ध्वनि के साथ साथ चित्र भी देख सकते हैं। तो मतलब इससे हमारे जो दृश्य की जो क्षमता है, जो श्रव्य की क्षमता है, वो दोनों का उपयोग होता है। तो इससे विद्यार्थी को सीखने में मदद मिलती है। उसके बाद क्या है, टेलीविज़न की शैक्षिक उपयोगिता क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल, किस तरह से ये विकास करने लायक है। तो शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणात्मक विकास लाने के लिए उपयोगी है। शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के लिए, विशेष तौर पर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। स्कूल छात्रों की शिक्षा की रुचि को बनाने के लिए, छात्रों के ज्ञान में स्पष्टता प्रदान करने के लिए, शिक्षा के अपव्यय को कम करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाभ क्या है, शैक्षिक लाभ क्या है इसका? तो पहला है, कठिन उपकरणों को सुगमता से समझाया सकता है, मतलब जो चीज़ कठिन है उसको हम इजीली बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अध्यापक का व्यावसायिक विकास, की अध्यापक का जो है व्यावसायिक विकास भी इसके द्वारा हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति जानने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कठिन पाठों को अभिनय और नाटक करके समझाना, भाई जो हमें पढ़कर समझ में नहीं आ रहा वो हमको देखकर समझ में इजीली आ सकता है। आंखों देखा आल, की आप जहाँ पे प्रूफ है कि भी आपने आंखों से देखा है तो इजीली समझ में वो आ सकता है। प्रगति का सूचक, की मतलब कितनी प्रगति हुई है सांस्कृतिक लेवल पर, धार्मिक लेवल पर, किसी भी क्षेत्र में कितनी प्रगति है उसको हम यहाँ पे जान सकते हैं। ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी भी हमें यहाँ से मिल सकती है। राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए भी ये उपयोगी है। अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी ये उपयोगी होता है। सीमाएं क्या हैं कि भाई पहला तो ये बहुत महंगा होता है। दूसरा, अध्यापक और विद्यार्थी में सीधा संपर्क नहीं बैठ पाता है, ये खराब भी हो सकता है। आंखों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रयोगात्मक विषयों का ज्ञान देने में कठिनाई यहाँ पे हो सकती है। कार्यक्रम दोहराया यहाँ पे नहीं सकता, मतलब जो एक बार देख लिया वो देख लिया, दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है इसमें। विद्युत समस्या भी, बिजली कभी आती कभी नहीं आती है। और प्रस्तुत कार्यक्रम को रोचक ढंग से प्रस्तुत नहीं करना, जो कार्यक्रम है उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया सकता। विद्यार्थी द्वारा पाठ के समझने का मूल्यांकन संभव यहाँ पर नहीं है, कि मतलब विद्यार्थी को पाठ समझ में आया या नहीं आया उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, रेडियो का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, कि रेडियो ने क्या योगदान दिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं शिक्षा के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली और आवश्यक माध्यम माना जाता है। रेडियो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। कक्षा शिक्षण के पूरक के रूप में इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसकी शिक्षण संभावनाएं स्कूल दिवस में 5 या 6 घंटे तक ही सीमित नहीं होती हैं। ये प्रातः काल से देर रात तक उपलब्ध रहता है, मतलब सुबह से रात तक ये उपलब्ध रहता है। रेडियो वास्तव में केवल स्कूल बच्चों को नहीं बल्कि जनसाधारण को भी शिक्षित करने का एक साधन है। ठीक है जी। रेडियो का शिक्षा में योगदान क्या है, कि रेडियो प्रसारण में जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वे विषय संबंधित विषय द्वारा प्रसारित होते हैं। लाभ क्या है इसके, कठिन विषय को समझाने के लिए ज़रूरी है, ये आवश्यक है और ये आसानी से समझा सकता है। देश विदेश में घटित होने जा रही घटनाओं की जानकारी देता है। स्कूल को समुदाय और संसार के समीप लाता है और साक्षात्कार को सरल बनाता है। सीमाएं क्या है, समय के तालमेल की समस्या यहाँ पे आ सकती है। कक्षा अध्यापक का पाठ की गति पर कोई नियंत्रण यहाँ पर नहीं होता, जो जिस गति चल रहा है वो चलता रहेगा। एक तरफ संचार होता है, मतलब हमने सिर्फ सुनना है, हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। श्रवणेंद्रियों के प्रयोग तक की सीमित, मतलब जो इंसान सुन सकता है उन तक ही सीमित है, जो नहीं सुन सकता उसके लिए किसी काम का नहीं है। विद्युत का अभाव, मतलब बिजली का अभाव यहाँ पर भी है, क्योंकि बिजली से चलता रेडियो भी। प्रयोगात्मक कार्य संभव नहीं, कि मतलब आप प्रयोग करके नहीं देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। सिद्धांत क्या है रेडियो के प्रयोग का सिद्धांत? तो पहला सिद्धांत क्या है, चयन का सिद्धांत। इसमें क्या है कि रेडियो कार्यक्रम का चयन करते समय अध्यापक को बालकों की रुचि और मानसिक स्तर पर ध्यान देना, कि मतलब आपको वही कार्यक्रम चुनने जिससे बालक का मानसिक विकास हो, रुचि का विकास हो, रुचि को ध्यान में रखते हुए जो है हमें चयन करना है। तैयारी का सिद्धांत, यदि हम रेडियो प्रसारण को रोचक और सफल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए रेडियो कार्यक्रमों की उपयुक्त तैयारी हमें करनी होगी। स्कूल प्रसारण के पहले और बाद में अध्यापक को ध्यानपूर्वक विचार करने योजना बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। इसके लिए एक तो अध्यापक को प्रसारण कार्यक्रम की पूरी जानकारी हो और यही उसको पता हो कि कौन सा कार्यक्रम किस समय और किस स्थिति को आने वाला है। ठीक है भाई, तो पहले से ये सारी तैयारी यहाँ पे कर लेनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, कि किस समय हमको यहाँ प्रस्तुत करना है, उस समय की हम सही से हम जानकारी प्राप्त कर लें, तैयारियां कर लें और बच्चों को एकत्रित कर लें। ठीक है जी। स्थिति जो है देख लें रेडियो की सही है या नहीं है, किस हालात में है। बैठने की, प्रकाश की, वायु की उचित व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए।
उसके बाद क्या है, अनुकरण का सिद्धांत, कि जब रेडियो पाठ समाप्त हो जाए तो अध्यापक और छात्रों को इकट्ठा बैठकर रेडियो पाठ के विषय पर डिस्कशन करना चाहिए। अध्यापक को इस पाठ का अनुमान लगाना होगा कि विद्यार्थियों ने कितनी सीमा तक पाठ को समझा होगा। इसके लिए उन्हें मौखिक और लिखित परीक्षण देने के लिए कहा जा सकता है और उनकी कमियों को जानने का यत्न किया जा सकता है। अध्यापक को चाहिए कि वे पाठ की समाप्ति पर विद्यार्थियों की पाठ संबंधी शंकाओं को दूर करके जिस पाठ की लुप्त कड़ियों को भरा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक पेज रह गया है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अगला आपका है शिक्षण और अधिगम में सूचना और संप्रेषण तकनीकी ICT हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी। समकालीन शिक्षा में सूचना और संप्रेषण तकनीक की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, हमें आलोचना करनी है जी। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विचारों या आंकड़ों का कंप्यूटर आधारित प्रबंधन, की मतलब जो भी विचार हैं या आंकड़े हैं उनको हम कंप्यूटर पर किस प्रकार से प्रबंधित करें, उसको हम ICT के अंडर में लाते हैं। ठीक है जी। ICT के लिए कोई भी ऐसा सच कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसमें हम तकनीकियों आदि प्रतिदिन बदल रही हैं। मतलब हम जो भी तकनीकी आती हैं वो नई आती हैं, जो पुरानी हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं। परिवर्तन में जो है तेजी से बदलाव आ रहे हैं। कह रहे हैं ICT का संबंध डिजिटल आंकड़ों के से और उनके भंडारण, पुनः प्राप्त, संचालन और प्राप्ति से होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर, डिजिटल टेलीविजन, ईमेल, रोबोट, वीडियो और डिजिटल लाइब्रेरी इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। कह रहे हैं आज के टाइम में ICT की बहुत उपयोगिता है। जीवन के हर क्षेत्र में ICT अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सब के बावजूद भी ICT के प्रयोग में कुछ कठिनाई भी आती है, जिससे उनका उपयोग सीमित हो जाता है। अब सीमाएं क्या है? कह रहे हैं ICT संबंधी सूचनाएं अभी इस देश के स्कूल में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। अगर आप देखो तो हर स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। ठीक है जी। स्कूलों के लिए इसे खरीद पाना संभव नहीं है और ना ही इसकी देखभाल करना। ठीक है जी। इसलिए हम स्कूलों में ICT का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कह रहे हैं ICT का प्रयोग संदेह एवं डर पैदा करता है। इस तकनीक के प्रयोग से उनके हाथ में कुछ रहता नहीं है। कुछ सीमा तक स्कूल के विद्यार्थी भी ICT का प्रयोग करने में रुचि नहीं रखते हैं, मतलब बच्चों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने में। शिक्षक भी अपनी पुरानी पद्धति में परिवर्तन नहीं करना चाहते, मतलब जो चलता हुआ आ रहा है वैसे ही वो चलाने में खुश हैं। ICT के में शिक्षकों के प्रशिक्षण के अभाव के कारण भी इसका उपयोग विद्यालयों में सीमित है। ठीक है जी। विद्यालय में उपलब्ध सीमित सूचनाओं की पृष्ठभूमि हमें इस बात की ओर संकेत कराती है कि अभी हमारे अधिकतर स्कूल ICT के प्रयोग के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए हैं। विद्यालय प्रशासन, अधिकारी, मैनेजमेंट आदि भी विद्यालयों में ICT के प्रयोग के बारे में संवेदनशील नहीं है। ठीक है जी। कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो है वो मानव द्वारा बनाई गई एक मशीन है जो उन आंकड़ों संबंधित सही उत्तर देती है जो इसमें डाले जाते हैं। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उपयोग क्या है कंप्यूटर्स का? किसका इस्तेमाल हम बैंक में, अन्य वित्तीय संस्थाओं में खाताधारियों की जानकारी, उनके लेन देन और जमा राशि को सहेजने में करते हैं। विमान यात्राओं, रेल यात्राओं उसके प्रयोग के लिए करते हैं। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। ठीक है जी। कृषि के लिए क्या ज़रूरी है, किस समय पर क्या होना चाहिए, उसके लिए हम करते हैं। पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, इन सबको छापने के लिए करते हैं। राशि कार्यालयों संबंध आंकड़ों, संख्या, आमदनी, क्षेत्रफल आदि की विस्तृत जानकारी को सहेज रखने के लिए हम करते हैं। उपलब्ध सामग्री को चित्रों, रंगों और मनपसंद चीज़ों से सजाना कंप्यूटर से में हो जाता है। लापता लोगों, वाहनों, वस्तुओं के बारे में जानकारी संग्रह करने और जुर्म करने वालों, चोरों आदि की सूरत चेहरा पहचानने के लिए भी इसका इस्तेमाल पुलिस वाले करते हैं। अस्पताल में रिकॉर्ड्स रखने करते हैं बीमारों का। पुराने मुकदमे संबंधित जानकारी भी हम इसके अंदर सहेज रखते हैं। मनोरंजन के लिए, डिजिटल के लिए, स्टोरियो ध्वनियों के लिए, स्टीरियो ध्वनियों का उत्पादन कंप्यूटर से हो सकता है। शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के अंक, उनकी श्रेणी आदि तय करना, शिक्षक को रजिस्टर का कार्य भी कंप्यूटर कर सकता है। शत्रु सेनाओं के संचार प्रणालियों से पकड़े गए संकेतों को समझने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर पशुपालन, मुद्रण, डिजाइन, सजावट इत्यादि कार्य में भी उपयोगी माना जाता है। ठीक है जी। उपयोगी बात। अब यहाँ पे जो है कंप्यूटर का इतिहास देखें, सबसे पहले कंचे और कौड़ियाँ आई थी। ठीक है। तो पुराने समय से ही चीज़ों को गिनने, लेन देन का हिसाब रखने की आवश्यकता चलती हुई आ रही है। ठीक है। ऐसा आदिमानव कुछ हद तक एक वस्तु के समूह को दूसरे समूह से तुलना करके करते थे। तो उस टाइम पे वो कंचे और कोड़ियों का इस्तेमाल करते थे। अबेकस जो है वो 2000 वर्ष पहले शुरू हुआ था।
ठीक है जी। इसमें एक लकड़ी होती है चौकोर, उसके डब्बे होते हैं, उसके अंदर कुछ मोती से में डाल दिए जाते हैं, तो उससे बच्चे मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद नेपोलियन बोन्स 1612 में लोगारिथम की खोज की थी। उन्होंने हाथी दांत की स्लेटों का इस्तेमाल करके गणित की जटिल प्रक्रियाओं जैसे गुणा, भाग, वर्गमूल इत्यादि को सरलता से सॉल्व कर लिया था। तो इसलिए हम इन स्लेटों को नेपियर बोन्स कहते हैं। फिर है पास्कल लाइंस। तो 1642 में ब्लेस पास्कल ने योग के लिए एक गणितीय यंत्र बनाया था। जिन संख्याओं को तोड़ना होता उनको उस यंत्र में लगी चरखियों को धागे की सहायता से घुमा देते थे और उत्तर एक निश्चित खांचे में दिखाया जाता था। इस मशीन से 8 अंकों तक के संख्याओं का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल मशीन। तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। सन 1820 में इस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जिन सिद्धांतों पर एक मशीन बनाई, उन्हीं पर आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ। और सन 1822 में बेबेज द्वारा निर्मित चित्रों का अध्ययन करके अन्य वैज्ञानिकों ने एक यंत्र तैयार किया जिसमें 31 अंकों तक ही संख्याओं का योगफल जाना जा सकता था। इस यंत्र के उत्तर सदा बिना त्रुटि के हुआ करते थे। विकास की यात्रा अगर हम देखें तो क्या है, तो करें कंप्यूटर के विकास की यात्रा में अनेक चरण आए। इनको कंप्यूटर विज्ञान की भाषा में जनरेशन कहते हैं। तो अगर हम जानें तो हमने बहुत सारे जनरेशन पढ़े हैं कंप्यूटर के अंदर। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। तो पहली जो पीढ़ी है वो 1945 से 1955 के बीच की है। दूसरी 1956 से 63 तक के बीच की। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी ये आप पढ़ लेंगे, आप जानते भी होंगे, तो मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। तीसरी पीढ़ी की आ गई, चौथी पीढ़ी की आ गई। ठीक है जी। तो आज हम जो है किस पीढ़ी में है, चौथी पीढ़ी में है ये, क्योंकि इसके बाद कोई भी नहीं, 5वीं पीढ़ी भी है ये। ठीक है ना। तो ये पीढ़ियाँ आप पढ़ लेंगे, किसमें कितना बदलाव आया ये आप पढ़ के जान लेंगे। ठीक है जी। ओके, कोई बात। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के प्रसंस्करण। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के प्रसंस्करण में, तो कंप्यूटर के मेनली 2 पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है जी। हार्डवेयर जो आपको सब कुछ बाहर दिखाई दे रहा है वो हार्डवेयर है, मॉनिटर, CPU। सॉफ्टवेयर जो अंदर होती हैं चीज़ें, जो ऐप्स वगैरह अंदर होते हैं, आप सब जानते भी होंगे कंप्यूटर्स के बारे में, सब जानते हैं। कंप्यूटर चलाना सबको पता है, कौन सी फंक्शन की होती है, कौन सी नंबर की है, कौन सा इस्तेमाल, कौन सी इसका इस्तेमाल कैसे होता है, मॉनिटर क्या शो करता है, CPU क्या है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें हार्डवेयर में, तो हार्डवेयर के 4 यूनिट्स हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज यूनिट। तो इनपुट हम जिससे हम अपना डेटा डालते हैं वो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस। प्रोसेस कौन करता है, CPU करता है। इसमें 4 चीज़ें होती हैं, MU, CU, ALU, मेमोरी। मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम और रोम। ठीक है जी। रीड एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। आउटपुट डिवाइस में क्या होंगे, मॉनिटर की रिजल्ट कहाँ दिखेगा आपको, मॉनिटर पर दिखेगा, प्रिंटर पर दिखेगा। स्टोरेज किस में होती है, फ्लॉपी में, CD में, हार्ड डिस्क में, इसमें हम स्टोरेज करते हैं। ठीक है जी। ये हम सब जानते हैं। अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस में, तो पहले कीबोर्ड था, ये आपका कीबोर्ड होता है। इसमें जो है 104 से 114 तक की बटन्स होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कीज सेट ऑन कीबोर्ड अगर हम देखें तो अक्षर कुंजियाँ, मतलब अल्फाबेट कीज कितनी होती हैं, A to Z होती है, नंबर 0 to 9 होती हैं। एस्केप की ESC को हम बोलते हैं। ठीक है। फंक्शनल की होती हैं F1 से F12 तक। उसके बाद उसके अलावा कैप्स लॉक है, कैपिटल वर्ड्स के लिए बैक स्पेस, बैक जाने के लिए डिलीट का ऑप्शन आता है और स्पेस बार का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट जो है वो आपका माउस है। आप जब जानते हो माउस से हम इनपुट डालते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ को क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकते हैं माउस से। माउस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक माउस, ऑटो मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। ठीक है जी। ओके, वही बात। अब CPU क्या है, तो CPU अगर हम आंतरिक भाग देखें तो कह रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग हम कहते हैं। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में महत्वपूर्ण काम करता है। इस माइक्रो CPU चिप भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर में संसाधन के लिए मुख्य रूप से स्मृति, मेमोरी यूनिट, नियंत्रक यूनिट और अंकगणितीय और तार्किक इकाइयाँ होती हैं। वही MU, CU, ALU, मेमोरी। ठीक है। ये कुछ डेटा है कि कितने KB और कितने बाइट्स में क्या रिलेशन है, ये आप देख लेंगे। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी।
रैंडम एक्सेस में क्या होता है कि हम एडिट भी कर सकते हैं, बट रीड ओनली में हम कोई भी एडिशन नहीं कर सकते, हम खाली उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कंट्रोल यूनिट, और लास्ट है आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जितनी भी तुलना होती है अंकगणित के तार्किक इकाइयों की वो यहाँ पे होती है ALU के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, ये आपकी स्क्रीन होती है, जो भी आपका रिजल्ट है वो इस पर आपको देखने को मिलता है। प्रिंटर, आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। अब प्रिंटर जो है बहुत तरह का, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, लेजर, आजकल तो और भी आते हैं HP वगैरह के। उसके बाद सॉफ्टवेयर में 4 चीज़ें आती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो क्या होता है देखें ज़रा ये। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट जो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर उपकरणों और उपयोगकर्ताओं के बीच में एक समन्वय के रूप में काम करता है। कार्यक्रम या प्रोग्राम का मतलब है कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का सेट या समूह। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कई प्रकार के आते हैं, जो एकल उपयोगकर्ता से लेकर एकाधिक कार्य के साथ काम करने में सक्षम होते हैं। इसमें आपका डॉस आता है, विंडोज़ आता है। ठीक है जी। भाषा C++, बेसिक, जावा, ये सब जो है लैंग्वेज होती है कंप्यूटर्स की। इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या है, ये कार्यक्रम होते हैं जिनकी सहायता से तैयारी के बाद की त्रुटि या कमी को ध्यान में लाया जा सकता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की उन कार्य जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड, PPT, सब आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके घटक। तो विंडोज़ 7 में सुविधाएं कौन कौन सी हैं, तो पहला है कम बिजली की खपत, कि बिजली बहुत कम लगती है, पहले से अधिक अच्छा अनुभव आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। IT उद्योग को ऊर्जा के प्रबंधन के बेहतर सूत्र देना, वो इसने किया है। एक्शन सेंटर इसका अच्छा है। UAC मतलब यूजर अकाउंट कंट्रोल इसके अंदर बहुत अच्छा है। बेटर BT लॉकर होता है इसके अंदर। डायरेक्ट एक्सेस है। ठीक है जी। बायोमेट्रिक सुरक्षा इसके अंदर दी जाती है, कोई भी आपका डेटा जो है वो चुरा नहीं सकता। ऐप लॉकर भी है, आप किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं, आपकी मर्जी के बिना कोई इसको ओपन नहीं कर सकता। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, आराम से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर, XXS फिल्टर भी इसके अंदर है। डोमेन हाईलाइटिंग भी यहाँ पर पाया जाता है। डेटा एक्सिक्यूशन प्रिवेंशन की सुविधा भी यहाँ पर है। विंडो कंपोनेंट भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सेविंग का डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप आराम से सेव कर सकते हैं। तो सेव कैसे करें भाई, पहले आप मेन्यू को चूज़ कीजिए, इसमें से सेव एंड कमांड चुनिए। उसके बाद जो है नाम लिखने के बाद जो आपको नाम रखना है उसको आप सेव कर सकते हैं। फाइल को खोलना, कैसे आप फाइल खोलेंगे, मेन्यू में जाएं, ओपन कमांड दें। मतलब ये सब चीज़ें मैं मानती हूँ आप सबको कंप्यूटर चलानी आती होगी बड़े आराम से, आप हर रोज़ मैं जानती हूँ आप सब कंप्यूटर का इस्तेमाल करते होंगे। फाइल कैसे ओपन करनी है, फॉर्मेट क्या होता है, टेक्स्ट को एडिट कैसे करेंगे, कट पेस्ट कैसे करना है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है, ये आप सब जानते होंगे। सबकी शॉर्ट कीज़ भी होती हैं, पेस्ट कंट्रोल V होता है, कट करना है Ctrl+X होता है, ओपन करना है Ctrl+O होता है। तो ये सब शॉर्ट कीज़ भी होती है, आप सब जानते हो कंप्यूटर्स के बारे में। कैसे आप फाइंड और रिप्लेस करते हैं, इन सब का इस्तेमाल हर बच्चा जानता है, आजकल सबने बेसिक सिखा हुआ है कंप्यूटर्स का। ठीक है, और कंप्यूटर्स ना ये सब पढ़ के नहीं आ सकती, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। बिना प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिकल किए कंप्यूटर्स थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो आप सबके पास कंप्यूटर्स होंगे, आप सब फ़ोन चलाते हैं, उन सब में भी आपको कंप्यूटर, जो हमारे फ़ोन्स हैं ये सभी कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये सब कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें हैं, ये आप एक बार अपने आप देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक आ गए, फोल्डर को देखना और उसका प्रबंधन करना हो गया। ठीक है, डेस्कटॉप के प्रस्तुत, डेस्कटॉप पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, वर्ड का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। ठीक है, लोग कैसे बनते हैं, ये सब जो है ये कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें हैं, ये आप कर लेंगे। हम इसको, मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रही हूँ। मेल आप सब जानते हैं, मेल मर्ज कैसे करते हैं। ठीक है, आई एम स्किपिंग हेयर। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे अपने इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल होता है। इंटरनेट की सहायता से आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, कुछ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मतलब क्या है इंटरनेट का, 2 शब्द से मिलकर बना है, अंतर्राष्ट्रीय और नेटवर्क। किसी देश या एक बहुत बड़े क्षेत्र के हजारों लाखों लोग कंप्यूटर, किसी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े हो सकते।
लाखों कंप्यूटर जो हैं किसी एक केंद्रीय कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। इन केंद्रीय कंप्यूटर के साथ अन्य कई बड़े कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं जो आपस में जुड़े हो सकते हैं। इस तरह से एक विस्तृत जाल बन जाता है। सन 1894 में केवल अमेरिका में ही 25,000 से अधिक ऐसे नेटवर्क थे और इनमें कुल मिलाकर 35 लाख कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है जी। काम क्या है इंटरनेट का? तो कह रहे हैं एक निश्चित नियम सूची की सहायता से किस नेटवर्क से जुड़े हुए दो कंप्यूटर आपस में जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ये जानकारी अंकों या शब्दों के रूप में हो सकती है। इस नियम सूची को प्रोटोकॉल कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल वो नियम है जिसके तहत विशिष्ट जानकारी विशिष्ट स्थान पर हम भेज सकते हैं। कंप्यूटर में TCP, IP, HTTP, FTP ये सब आदि का इस्तेमाल हम करते हैं। WWW का मतलब क्या है? क्योंकि इंटरनेट विश्व भर में कंप्यूटर को आपस में जोड़कर बनाया गया एक जाल है, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, जिसका संक्षिप्त रूप क्या है? WWW। कंप्यूटर इंटरनेट के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? तो कहें इंटरनेट के लिए कंप्यूटर में टेलीफोन तार को जोड़ना पड़ता है, उसमें एक मॉडेम भी लगा होना चाहिए। इंटरनेट पर बात संपर्क साधने के लिए टेलीफोन की आवश्यकता होती है और कंप्यूटर और टेलीफोन के बीच समन्वय के लिए मॉडेम काम करता है। कंप्यूटर का संदेश डिजिटल संकेतों के रूप में होता है और टेलीफोन का संदेश गैर डिजिटल या एनालॉग के रूप में होता है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में और एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करने का कार्य मॉडेम का होता है। तो मॉडेम जो है उसको चेंज करता है। अब मॉडेम के प्रकार का हम देख रहे हैं तो आंतरिक मॉडेम होता है और बाह्य मॉडेम, ये साथ में रखा जाता है और ये कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? वेब ब्राउजर। इन सबको आप हर रोज इस्तेमाल करते हो। इंटरनेट कनेक्शन की अगर हम बात करें तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन, USB, वायरलेस, आप हम सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये गूगल का आपका फ्रंट पेज आ गया। स्टार्टिंग द इंटरनेट का हम इंटरनेट स्टार्ट करते हैं, ऊपर गूगल लिखते हैं तो गूगल का पेज खुल जाता है। फिर गूगल पे हम कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एड्रेस बार, इसको हम एड्रेस बार कहते हैं। ठीक हो गई बात। उसके बाद क्या है? ऑफलाइन सर्फिंग क्या होता है भाई? मतलब क्या है कि बिना इंटरनेट के प्रयोग के सर्फिंग करना या जानकारी ढूंढना। इसके लिए पहले आपको इंटरनेट द्वारा संपूर्ण वेबसाइट को कंप्यूटर पर डाउनलोड करना पड़ेगा। यह संरक्षित जानकारी किसी भी समय हम देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑफलाइन सर्फिंग। ईमेल क्या होता है? किसी को पहले तो भैया लेटर्स जाते थे, वो था ना, कबूतर को लेटर दिया वो ले जाते थे, उसके बाद डाकिया आ गए, डाक लेटर्स लेके आते थे। अब क्या है? फोन्स होगा या कंप्यूटर्स होगा, उससे हम ईमेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं। ठीक है जी। मेल चेक करना सबको आता है भाई। ईमेल कैसे भेजते हैं ये भी हम जानते हैं। बोलचाल और ज्ञान बांटने के लिए सामाजिक नेटवर्क। तो आजकल जो है मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स जो हैं, इन पर जितने भी ऐप्स हैं यही जो हैं बोलचाल के माध्यम बन गए हैं, सामाजिक नेटवर्क बन गए। अगर हमें किसी फ्रेंड से बात करनी है तो हम उसके घर जाके बात नहीं करते हैं, उसको फ़ोन पे बात करते हैं, चैटिंग से बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? इतिहास क्या है? तो कंप्यूटर के जरिए होने वाले सामाजिक पारस्परिक संपर्क को कंप्यूटर नेटवर्किंग की संभाव्यता के रूप में काफी पहले सुझाया गया था। कंप्यूटर के जरिए होने वाले संचार के द्वारा सामाजिक नेटवर्किंगों का आधार बनाने के प्रयास शुरुआती ऑनलाइन सेवाओं का आधार बने। ठीक है जी। सामाजिक प्रभाव क्या हुआ कि वेब आधारित सामाजिक नेटवर्किंग सेवाओं के द्वारा समान रुचियों गतिविधियों वाले व्यक्तियों का राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक सीमाओं को लांघते हुए जुड़ाव संभव हो पाता है। ईमेल और इंस्टेंट मैसेजों के माध्यम से ऑनलाइन समुदाय की स्थापना हुई थी, जिसमें उपहार, अर्थव्यवस्था और पारस्परिक परोपकारिता को सहयोग के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। सूचनाएं उपचार अर्थव्यवस्था के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, क्योंकि सूचनाएं गैर प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु है और व्यवहारिक रूप से बिना किसी मूल्य के उपहार में दी जा सकती हैं। ठीक है जी। समाज का प्रभाव ये हुआ कि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, लोग आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है जी। आजकल जो है हर क्षेत्र में नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये सेफ भी हैं। आपको सेफ साइट्स का इस्तेमाल करता गोपनीयता बनाने के लिए सामाजिक पूंजी, युवा संस्कृति और शिक्षण से संबंधित विषयों पर अध्ययन इसमें शामिल होते हैं। शैक्षणिक प्रभाव क्या हुआ इसके अंदर? देखिए जरा क्या पड़ा शिक्षा पर प्रभाव। तो यहाँ पे जो है शिक्षा, अगर हम देखें तकनीक का उपयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं, शिक्षा थोड़ी सी आसान भी हो गई है विद्यार्थियों को। ठीक है। इस हम वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, 60% विद्यार्थी ऑनलाइन होकर शिक्षण विषय पर चर्चा करते हैं। ठीक है जी। और
50% से अधिक विद्यार्थी मुख्य रूप से स्कूल के कार्यों के संबंध में चर्चा करते हैं ऑनलाइन ही। ठीक है, तो आजकल जितना भी काम है वो सब ऑनलाइन ही हो गया है। विंग फॉर टीचर्स, लर्न सेंट्रल, टीच स्ट्रीट और अन्य ऐसी बहुत सारी साइटें हैं जो हमें प्रोत्साहित करती हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए। तो आप दुनिया भर की कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो चीज़ें पहले हमारी हद से बाहर थी हम उनको भी हम यहाँ पर सीख सकते हैं। उसके बाद क्या है, विद्यालयों में सूचना और संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षण अधिगम उपक्रम या अध्यापक व्यावसायिक विकास। तो यहाँ पर क्या है, सही बात है, विद्यार्थी और अध्यापक दोनों का ही विकास हुआ है। आईसीटी में वो सब तकनीकें हैं जो पहले नहीं थी। तो टीचर्स जो हैं बच्चों को बेहतर नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। अपने एक कहते हैं ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है बच्चों को अच्छा दे सकते हैं। हम बच्चों की सहायता जो है वो अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या, शिक्षकों को आईसीटी ज्ञान और कौशल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई शिक्षकों को हमें सक्षम करना होगा टेक्नोलॉजी में। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो पुराने हैं और मतलब पुराने टाइम के हैं, उनको अभी भी ढंग से इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो क्या दिखाया हम उनको, टूल, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में उनको सक्षम करें। शिक्षण सीखने और मूल्यांकन में एकीकृत करने में हम उनको सक्षम करें। डिजिटल संसाधन प्राप्त व्यवस्था तैयार करने में सक्षम करें। शिक्षकों को नेटवर्क में भागीदारी करने में सक्षम करें। संसाधनों और मूल्यांकन और चयन करने में उनकी हेल्प करें। कक्षाओं को अधिक संगठित करने में आईसीटी का उपयोग करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं हम। कार्य पद्धति क्या है भाई यहाँ पर, तो पहले है मुख्य आईसीटी कौशल विकसित करना, कि सबसे पहले जो है हम आईसीटी कौशल को हम विकसित करें। फिर शैक्षणिक कौशल विकसित करने के लिए आईसीटी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद विषय अध्ययन में समर्थन करने के लिए आईसीटी का प्रयोग हम कर सकते हैं। पेशेवर सीखने के समर्थन के लिए आईसीटी का इस्तेमाल करें। चुनौतियां क्या है शिक्षक के लिए, कि भाई कक्षा बहुत बड़ी है, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है अध्यापक, छात्र प्रेरित नहीं होता, छात्रों को काम करना बहुत कठिन है, छात्रों को काम बहुत कठिन लगता है, मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पाठ्यक्रम के कुछ विषयों को पढ़ाने के लिए मुझे पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है, छात्र बुरी तरह पेश आते हैं, मैंने सहभागिता दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया लेकिन छात्र बात करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए अनिच्छुक हैं, दिनों दिन उपस्थिति बहुत ही कम है इसलिए छात्र पढ़ नहीं पाते हैं और फिर उन्हें समझने में मुश्किल आती है, मेरे छात्रों के जीवन के साथ पाठ्यक्रम प्रासंगिक नहीं है, मुझसे सहभागिता दृष्टिकोण का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है लेकिन कक्षा और पाठ्यक्रम के आकार की वजह से संभव नहीं हो पाया। तो ये सब चुनौतियाँ जो हैं वो आती हैं एक टीचर के सामने। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटरनेट की हेल्प से या लैपटॉप की हेल्प से प्रोजेक्ट के इस्तेमाल से शिक्षक जो है वो कार्य कर सकते हैं। क्या क्या, पहला नए विषयों के लिए प्रेरक और रोचक परिचय प्रदान करना, जटिल कल्पनाओं को समझने के लिए अनुकरण का इस्तेमाल करना, पाठ्यक्रम के विषयों और वास्तविक जगत के बीच संबंध बिठाना। ठीक है, वो ये सब कर सकते हैं। अब कुछ वेबसाइट दे दी गई हैं जो ज़रूरी हैं। ठीक है जी, तो इन वेबसाइट्स को हम सब जानते हैं, बहुत ही जानी वेबसाइट्स हैं, मतलब इनको पढ़ लेंगे। उसके बाद रखरखाव और सहायता, कि जो रखरखाव और सहायता के लिए लगातार खर्च करना पड़ता है। आप स्टाफ के ऐसे किसी मेंबर को ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं जिसके पास उचित ज्ञान और कौशल और वैकल्पिक रूप से आपको इन सेवाओं को खरीदना पड़ेगा या किसी स्वयंसेवी की मदद लेनी होगी। मतलब किस तरह से हम कंप्यूटर्स की रखरखाव और सहायता ले सकते हैं, तो उसके लिए कुछ है कि भाई पहला हिस्सों का आवधिक प्रतिस्थापन और उपभोज्य आपूर्तियों और नवीनीकरण, खराब पुर्जों की मरम्मत या प्रतिस्थापन, उपकरण की आवधिक जांच और सफाई, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की अपडेटिंग और अपग्रेडिंग, उपयोगकर्ताओं को सिस्टम में से निकालना और जोड़ना, विद्यालय नेटवर्क पर भंडारित फाइलों का समय समय पर बैकअप लेना, उपकरण और नेटवर्क की हालत और कार्य क्षमता की निगरानी करना, उपकरणों और एप्लीकेशनों को इंस्टॉल करना और निकालना। ठीक है जी, अब कुछ बातें शामिल हैं सुधार में। एक हेल्पलाइन या समस्या सुझाने या सलाह देने के लिए अन्य रूप, स्वचालित सूचना प्रणालियों से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न या न्यूज़ लेटर इसमें आ सकते हैं, और उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ प्रारंभिक प्रशिक्षण और परिचय भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चर्चा करना कि हम चर्चा करें जो भी हमने पढ़ा, तो इसको आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है जी, जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो आपको
करने हैं। अभ्यास प्रश्न आप यहाँ पे कर लेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर जो है 4 है वो खत्म हो जाता है। यूनिट 5 हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज आप यूनिट 4 को खत्म कर लेंगे। यूनिट 5 है आपका एक्शन रिसर्च एंड इट्स एप्लीकेशन, क्रियात्मक अनुसंधान और इसका इस्तेमाल। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। चैप्टर 4 मैंने खत्म कर दिया। कुछ टॉपिक जो हैं वहाँ पर छूट गए हैं और वो जानते हैं वो क्यों छूटे हैं। कंप्यूटर्स के बारे में हम सब जानते हैं, फ़ोन से हम सब चलाते हैं, तो आप एक बार इसको डीपली पढ़ लेंगे। जो भी डाउट्स आते हैं वो मुझसे आप पूछ लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपने चैप्टर खत्म करें और ये क्वेश्चन जो बुक बैग के पीछे होते हैं ज़रूर कर लें। एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं और अच्छे क्वेश्चन से अगर पढ़ के देखो काफ़ी सही क्वेश्चन है। ओके।